आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.2 क्षेत्रमिति के। पहला सवाल लेते हैं कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ है, अर्थात ये एक मेज बनी हुई है, इसका ऊपरी पृष्ठ कुछ ऐसा दिखाया गया है। ये इसका ऊपरी पृष्ठ है जो कि ऐसा दिखाया गया है। आकार समलंब के आकार का जैसा है, बिल्कुल समलंब कैसा है, समलंब के आकार का मतलब है कि ये भुजाएं इसके समांतर है लेकिन ये असमांतर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, इधर वाली दी है 1 मीटर, इधर वाली दी है 1.2 मीटर, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 0.8 मीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो पहले ही कह चुके हैं कि वो जो मेज है वो समलंब के आकार की है, तो हमें क्या करना है, समलंब तो उसका मेज का जो है टॉप है उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। मेज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल अर्थात इसका समलंब का ही तो निकालेंगे, तो हम भी लिख देते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये इसका सूत्र होता है। अब देख लीजिए 1/2 तो ये दिया हुआ है, समांतर भुजाओं कौन सी है, 1 और है 1.2, ये मीटर में दी हुई है। ऊंचाई भी दिया हुआ है 0.8, ये सारी की सारी मीटर में दी हुई है। तो हम जो है लास्ट में इसका मीटर का हिसाब करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ब्रैकेट का मतलब गुणा 2.2 और गुणे 0.8, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं 1.1, और 1.1 में 0.8 का गुणा कर देने से कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, और 1 दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा 0.88। अब चूंकि ये सारा का सारा मीटर में था तो हम यहाँ पर वर्ग मीटर लिख देते हैं। इस तरह ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आता है। लेते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक रफ एरिया बना लेते हैं हम कि ये मान के चलते हैं ऐसा, ये हमारा समांतर ऐसा लगभग समलंब है, समलंब, ठीक है। रफ के लिए बना लेते हैं, और इसमें ये दिया हुआ ये भीतर का क्षेत्रफल, यानी अगर ABCD ले लेते हैं, ये हमारा एक समलंब है, तो इसकी ऊंचाई का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है, और एक भुजा की लंबाई, यानी कि मान के चलते हैं कि एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मान के चलते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी वाली कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो दूसरी वाली मान के चलते हैं ये x सब सेंटीमीटर में है, तो x सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है यहाँ पर हल दिया है, क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर का वर्ग दिया है, या 34 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा की लंबाई दिया है, यानी एक भुजा इस वक्त दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मान लेते हैं, दूसरी भुजा x सेंटीमीटर ये मान लेते हैं, ठीक है। ये तो अब हमको मानना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल का सूत्र रख दीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल
समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये हमको रख देना है। तो ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो 10 है, दूसरा हमने x मान लिया था और ऊंचाई दिया हुआ था यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर वगैरह सब लास्ट में लिखिए क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 34। ये हो गया 34। अब इसका इधर कर दीजिए गुणा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो 34 गुणे 2 हो जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा 4 का इसमें गुणा करिए, ऐसा लिख लीजिए 10 धन x का 4 में गुणा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सारा इधर ले जाइए, ये सारा इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10 धन x का 4 में गुणा और 34 का 2 में गुणा। ये पक्षांतर नहीं किया, केवल इधर का उधर कर दिया, मतलब क्रम विनिमय का नियम का पालन कर दिया। ये इधर x की जो चर राशियां होती हैं उनको बाहर ले लिया और अचर वाली इधर ले गया, तो ये बन गया 10 चौके 40 और ये बन जाएगा 4 एकम 4x बराबर 34 दूनी 68। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4x बराबर 68 में से 40 घटा दीजिए, तो निकल आया 68 में से 40 घट जाएगा तो कितना है 24 बन जाएगा। तो 4x बराबर 24, तो x बराबर 24/4, 4 एकम 4 संग 24, इसका मतलब हो गया कि x बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी ये वाली भुजा जो थी वो थी हमारी 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। लीजिए तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं। आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 3। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, यानी ये ABCD ये एक समलंब का आकार का खेत है, इसकी लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से अगर ये पूरा नाप देते हैं तो ये होती है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिया हुआ BC बराबर 48, तो लिखते चलिए, यहाँ पे BC है 48 मीटर, ये मीटर में दिया है सर, तो ये सारा हो गया 48 मीटर। CD 17 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 17 मीटर, हम भी लिख देते हैं 17 मीटर, ये मीटर में दिया है सारा। और AD दिया हुआ है 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजा AB समांतर भुजाओं, ये यहाँ पर A है, ठीक है, A है, चित्र ऐसा है। समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है, यानी ये AD और BC पर लंब है। लंब का चिन्ह ये होता है, इसका मतलब ये लंबवत का चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इसका अब ABCD की लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें कि जो ये कह रहे हैं ABCD की लंबाई यहाँ से आता है, इसका मतलब हो गया कि ये पूरा परिमाप है, लंबाई यानी परिमाप हो गया। तो ABCD की लंबाई है खेत की लंबाई, तो लिखेंगे खेत ABCD की लंबाई, कुल लंबाई यही तो परिमाप ही तो है, ये इसको दूसरी भाषा में परिमाप बोल देते हैं हम लोग। और है क्या, पूरे जोड़ दीजिए, A से B, B से C, सबको जोड़ दीजिए, तो ये A से B और B से C, C से D और D से A, B C और D से A, इन सबको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है 120। ये सारे के सारे मीटर में है, चाहे अभी से लिख दीजिए। तो AB तो पता नहीं, तो AB को लिख दीजिए, AB को तो ज्ञात करना है, AB पता नहीं है तो AB लिख लिया। BC कितना है, BC है हमारा 48, ये लीजिए 48। CD कितना है,
17, तो ये हो जाएगा 17 मीटर, ये सब मीटर में। और डी ए है हमारा 40 मीटर, ये लीजिए। तो ए बी में से ये सारा जोड़ देना है। तो 8 7 15 की 5 हासिल का 1, 4 1 5 4 9 और 1 10, इतने मीटर। और इधर है 120 मीटर, ये 120 मीटर पहले से है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा 120 में से 105 घटा दीजिए, तो ये आ जाएंगे 15 मीटर। यानी कि ये ए बी भुजाई जो हमारी हो गई 15 मीटर। ये चूंकि लंबवत है, यही ऊंचाई हो जाएगी हमारी, इसी को तो ऊंचाई बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लंबवत है, लंबवत दूरी को ही ऊंचाई बोल देते हैं। तो अब क्या करना है? अब हमको समलंब का लगभग सभी मिल गया, समांतर भुजाएं मिल गई, ऊंचाई मिल गया, तो इसको क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो खेत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग में से ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, ये हमारा सूत्र होता है। तो हो गया 1/2 समांतर भुजाएं कितनी? 48 और 40, तो ये हो जाएंगे 48 में से 40 मीटर जोड़ दीजिए, और ये जो ऊंचाई का गुणा कर दें, ऊंचाई अभी अभी 15 मीटर, सारा फिर लास्ट में इसका हिसाब किताब मीटर में कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 88 गुणे 15/2। अब इसको 2 से कर दीजिए, 2 कम 2, 2 कम 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया 44 गुणे 15 अर्थात 15 चौके 60, 15 चौके 60 6 66, और ये हमेशा मीटर में आता है। कौन सा मीटर? वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में मीटर का गुणा था, तो वर्ग मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 660 वर्ग मीटर। लेते हैं चौथा सवाल। अब इस चौथे सवाल को लीजिए कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, और से सम्मुख शीर्षों से, ये सम्मुख शीर्ष, ये चतुर्भुज है, ये विकर्ण दिया हुआ है। सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब इधर दिया हुआ है, इधर ये यहाँ पर ये 8 मीटर भीतर दिया हुआ, ये बाहर, ये यहाँ पर लंब डाला गया है। इधर से लंब 13 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल देखिए, अभी जब हमने शुरू में इसके चतुर्भुज शुरू करने के पहले कुछ सूत्र पढ़े थे, उन्हीं में से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये चतुर्भुज का जब इस तरह है, 2 लंब दूरी दी हो और एक विकर्ण दिया हो, तो उसका सूत्र लगा देते हैं हम हल। तो इसमें हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे डी और h1 इंटू h2, h1 प्लस h2, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें देख लीजिए कहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो जहां पर दिया है डी का मतलब होता है ये विकर्ण, डायगोनल विकर्ण जो होता है 24 मीटर, और h1 मतलब ऊपर से पहला लंब, तो h1 माने हो जाएगा यहाँ पर 13 मीटर, और h2 हो जाएगा 8 मीटर, ये दूसरा लंब हो जाएगा। तो अब क्या क्षेत्रफल, इसको सूत्र में रख दीजिए, तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, डी की जगह हो जाएगा 24, और h1 प्लस h2 की जगह हो जाएगा 13, और ये 8। तो 1/2 गुणे 24 और 13, 8 3 11 है, अर्थात 21। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 12 बार। अब ये आ जाएगा 12 गुणे 21, गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12 की 2, 12 दूनी 24, 1 25, और ये कहे में दिया हुआ है मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। इस तरह ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल लेते हैं।
अब ये पांचवा लेते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज ऐसा होता है, ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, और ये इसके विकर्ण दिए हुए हैं, और ये दिए हुए हैं 7.5, मतलब ये पहला वाला 7.5 है सेंटीमीटर, और ये दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का ये हमारा विकर्ण। और अगर नामकरण करना है तो नामकरण भी कर दीजिए, ABCD, ये कोई जरूरी नहीं है, कर सकते हैं अपने हाथ से। तो इसका क्षेत्रफल सीधा सीधा है, जो अभी हम चूंकि सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, तो सूत्र का इस्तेमाल कर देते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कितना होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है। अब विकर्ण आपको देख लीजिए कैसे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ये हो गया 1/2, विकर्ण हो जाएंगे हमारे 12 सेंटीमीटर, और ये है 7.5 सेंटीमीटर। ये ऐसा कर लीजिए, चाहे तो इसको ना भी करें क्योंकि ये सीधा सीधा गुणा ही तो कर रहा है। तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो 6 पंचे 30 की 0, 6 सत्ते 42, 42 3 45.0, अर्थात हो गया 45, और कहे में सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा 5वां सवाल। लेते हैं अब 6वां सवाल। अब इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक हल करना है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिस समचतुर्भुज कैसा बनता है पहले बना लीजिए। ये अभी बनाया था हम लोगों ने, तो बस उसी तरह ये बना लीजिए। ये समचतुर्भुज हो गया, ये मान लीजिए कोई समचतुर्भुज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी भुजा, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं एक जैसी ही होती हैं, बस कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ये कह रहे हैं, ठीक है। और शीर्ष लंब माने यहां से लेके यहां तक जो लंब डाला है, ये बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा पहले आधा आधा हल करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे शीर्ष लंब, या ऊंचाई कर लेते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं, यही तो कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही शब्द है यहाँ पर। तो आधार यहाँ पर कौन, जो ये भुजा है ये तो आधार हो जाएगी। और शीर्ष लंब कितना है? 4 6 चौके 24, 24 कहे में है, ये कहे में सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। नंबर 1। फिर कहता है यदि एक विकर्ण के लिए एक काम करते हैं, इसी को दूसरा फोटो बना लेते हैं जिससे और ज्यादा स्पष्ट रहेगा। ये वही चित्र है, फर्क ये हो गया कि इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब विकर्ण कह रहे हैं कि ये विकर्ण होता है ऐसा और ये विकर्ण होता है ऐसा, चित्र वही है। अब इसमें 2 बार नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप यहां से भी विकर्ण डाल सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये ऐसा भी डाल सकते हैं। इससे इसको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है, हम लोग अलग लेते हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई मान के चलते हैं ये वाला है 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। तो ये मान लिया, तो माना दूसरे विकर्ण यहाँ पर दिया है, पुनः दिया है एक विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये
मान लेते हैं, ठीक है, मानना पड़ता है गणित में, ठीक है। तो अब उसका समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा दीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण ये क्षेत्रफल अभी अभी हम लोगों ने 24 निकाला था, तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए, और 1/2 विकर्णों का गुणनफल 8 में x का गुणा कर दीजिए, गुणे 8 और गुणे x ही तो माना था हमने, ये इसको यहाँ से खत्म ही कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये हम कर सकते हैं, और इसको इस पार ले आइए, तो ये ऐसा लिख लीजिए, 24 बराबर ये हो जाएगा 4x, तो 4x इस तरफ ले लीजिए, 4x बराबर 24, तो ये आगे बढ़ेंगे तो x बराबर 24/4 एकम 4 6 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी, दूसरा वाला विकर्ण। पहला वाला जो क्षेत्रफल निकालना था, यानी कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये हो गया पहले वाला, और दूसरे विकर्ण की लंबाई ये वाली, ये ज्ञात करना था हमें। तो लेते हैं अगला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। 7वां नंबर, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा समझिए, जो फर्श की जो टाइलें होती हैं वो थोड़ा सा टेढ़ी आकार की हैं। किस प्रकार की हैं, ये समचतुर्भुज के आकार, मतलब थोड़ा सा तिरछी हैं, कुछ ऐसे आकार की हैं, कुछ ऐसे आकार की है, सीधी नहीं है, कुछ ऐसे आकार की टाइलें हैं, और ये इनकी जो है विकर्ण दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, दो चीजें दी है, ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये इधर वाली दी है 30 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। तो और क्या दिया हुआ है, कुल ये इसकी संख्या दी हुई है 3000, कुल संख्या दी हुई है 3000, और लगाने का व्यय दिया हुआ है 4 रुपए। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो कुल टाइलें यहाँ पर हम लिखते हैं, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। टाइलों की संख्या इस वक्त है 3000, और क्या दिया हुआ है, टाइलों का विकर्ण, टाइलों के विकर्ण दिया है। चलिए ये भी लिख लीजिए, कितने दिए हुए हैं, 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर, ये दो विकर्ण दिए हुए हैं। अब 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय भी दिया हुआ है, तो इसका लगाने का व्यय, यानी फर्श को पॉलिश करने का, तो यहाँ पे लिखे पॉलिश करने का, पॉलिश करने की दर कितनी है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब इसी पे हमको काम करना है, कुल व्यय निकालना है। तो चलिए ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए, कुल व्यय यानी खर्चा कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, शुरू करेंगे कहाँ से, पहले एक टाइल का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो उससे सारी संख्याओं का क्षेत्रफल निकल आएगा। पहले तो ये निकालना है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 यानी विकर्णों का गुणनफल का आधा, विकर्णों का गुणनफल, यदि इन विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर दें तो हमारा ये निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। तो 45 गुणे 30 में से यदि हम 2 का भाग दे दें तो 2 एकम 2 से 15 बार कट गया, और तो 15 पना 75 की 5 हासिल का 7, 15 चौको 60 7 67, ये हो जाएगा
कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो ये सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। 2 एकम 2, ठीक है। 15 पना 75 और 15 चौके 60 7 67, इतना इसका तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकल आया। तो हमारे पास कुल कितनी है? 3000 टाइलें हैं। तो 3000 टाइलों एक का निकल आया, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 3000 में कैसा हो जाएगा? 3000 में 675 यानी एक टाइल का भाग का गुणा कर दीजिए तो टोटल का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हम निकाल लेते हैं, हम ये जगह भी बचा लेंगे, अभी काम में पड़ेगी। तो हम यहाँ थोड़ा और पीछे से लेते हैं। तो ये 1 2 3 तो ये शून्य हो गया इसकी, और 3 5 15 की, 5 हासिल का 1, 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल का 2, 3 6 18, 2 20, इतना ये क्या आ जाएगा? इतना वर्ग सेंटीमीटर। और ये तो सेंटीमीटर में आया, और जो खर्चा दिखाया है मीटर में दिखाया है। तो खर्चा मीटर में दिखाया है, तो हम थोड़ा सा एक चीजें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अभी हमको एक पैमाना याद होना चाहिए, यहाँ पर लिख लेते हैं पैमाना। पैमाना यदि हमें याद हो कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 सेंटीमीटर का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। और ये किसमें बदल, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। तो इसका मतलब यदि मैं इसका भाग दे दूं तो ये सारा का सारा मीटर में बदल जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में, अब ये सेंटीमीटर में है, अब मुझे इसका भाग देना पड़ेगा यहाँ पर इससे, क्योंकि मुझे मीटर में बदलना है। तो ये हो जाएगा 2 0 2 5 1 2 3 0 में इस 100 गुणे 100 का भाग दे देता हूं, तो ये सेंटीमीटर कहीं बदल जाएगा वर्ग मीटर में। अब ये वर्ग मीटर में बदल गया, तो इसका कितने सूत्र? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हो गया 202.5 वर्ग मीटर। ये इसका तो कुल क्षेत्रफल मीटर में निकला। ये सेंटीमीटर में निकला, ये मीटर में निकल आया। अब मीटर में निकल आया तो क्या करना है? 1 मीटर का व्यय 4 रुपए है, तो इतने मीटर में कितना होगा? तो सीधी सीधी से गुणा कर दीजिए इसमें। तो चूंकि 1 मीटर पॉलिश का व्यय कितना है? 4 रुपए प्रति, ऐसे लिखिए 4 रुपए प्रति, कहाँ गया? 4 रुपए ये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो इतने वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा? तो 202.5 इतने का निकलेगा। 202.5 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो इसका पूरा पूरा वैल्यू निकल आएगी। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, ये पूरा 0 तो यहाँ पर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 0.1 है, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। इसका मतलब हो गया 810 रुपए। इसका इतने का पॉलिश करने का व्यय आ जाएगा 810 रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।